Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम, रिस्क फैक्टर्स और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में, जिसमें हमने एंजाइना के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में देखा था, उसमें हमने बात किया था कि एंजाइना बेसिकली चेस्ट पेन होता है जो कि पुअर ब्लड सप्लाई के कारण होता है। उसी वीडियो में हमने बात किया था कि एंजाइना होने के जो मेन रीजंस होते हैं वो कई तरह की हार्ट डिजीजेस होती है। एंजाइना के हमने 4 टाइप्स के बारे में देखा था। हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि प्लाक डिपोजिशन या एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आर्टरीज नैरो हो जाती है, जो डिसरप्टेड ब्लड सप्लाई में रिजल्ट करता है। उसी के साथ हमने यह भी समझा कि और हार्ट डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं जिनमें एंजाइना हो सकता है, और हमने अपने हार्ट के बेसिक चैम्बर्स, 4 चैम्बर, उनके बीच में प्रेजेंट वॉल्व्स, उनके बारे में भी समझा। अब हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस कॉजेस के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एंजाइना यूजुअली किसी भी हार्ट डिजीज के कारण होता है। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है फैटी डिपोजिशन आर्टरीज में, यानी कोई भी अगर फैटी सब्सटेंस आर्टरी में डिपॉजिट हो रहा है जिसके कारण ब्लड सप्लाई कम हो रही है हार्ट मसल्स को, इस फैटी डिपोजिशन को ही हम प्लाक कहते हैं। ये प्लाक जब बढ़ने लगता है आर्टरीज में, तो वहां आर्टरी नैरो होने लगती है। नैरोइंग के साथ ही उन आर्टरीज का ब्लॉकेज होने लगता है, जिस ब्लॉकेज के कारण जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है और जो हार्ट की मसल्स है वो प्रॉपर अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। क्योंकि हार्ट मसल्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो पंपिंग इफेक्ट ऑफ हार्ट जो है वो भी कम हो जाता है। और इसी के कारण, क्योंकि ब्लड कम पहुंचता है हार्ट में, साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है, इसलिए हमारे चेस्ट एरिया में पेन फील होता। अगर किसी समय आर्टरीज बहुत ही ज्यादा ब्लॉक हो जाए या उनमें जो क्लॉट बन जाए, तब ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं चेस्ट पेन या एंजाइना के, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एक कॉज होता है हमारे एंजाइना का या चेस्ट पेन का। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाना लंग्स में, जो कि अगर हमारे बॉडी में कहीं भी ब्लड की क्लॉटिंग है या क्लॉग्ड है वो, या फैटी डिपोजिशन है, तो वो अगर ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हुए हमारे लंग्स में ट्रैवल कर जाते हैं, तो वहां पे ब्लड सप्लाई का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। हमारी आर्टरीज, हमारे ब्लड वेसल्स क्लॉग्ड हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। साथ ही जो ऑक्सीजन लेवल होता है लंग्स का वो भी कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण और साथ ही ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होने के कारण ब्लड प्रेशर जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में है वो बढ़ जाता है। इस
डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्चुअल में होता कैसे। जब भी हमारे आर्म्स या लेग्स में कोई भी ब्लड किसी भी पर्टिकुलर साइट में ब्लड क्लॉट होता है और इंफीरियर वेना कावा के होते के जरिए वो अगर हमारे लंग्स के ब्रोंक्यूल के ब्रोंकियल ट्री में एंटर करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, तब ब्रोंकाई को सप्लाई करने वाले जो आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज, उन पल्मोनरी आर्टरीज का भी क्लॉग होने लगता है। वो पल्मोनरी आर्टरीज भी नैरो होने लगती है और उसी के साथ ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। क्लॉट होने के कारण या प्लाक डिपोजिशन होने के कारण ब्लड जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में, जो रिजल्ट करता है हाइपरटेंशन और एंजाइना जैसे यानी चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अलावा जो दूसरा कॉज होता है वो होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है कि जो हार्ट की मसल्स है, जो कि बेसिकली सेप्टम और वेंट्रिकल्स के बीच की जो मसल्स है, उन मसल्स की थिकनिंग हो जाना। ये थिकनिंग के कारण हमारे जो हार्ट के वॉल्स होते हैं, हमारे जो हार्ट की वॉल्स चारों तरफ होते हैं, उनमें स्टिफनेस हो जाता है और जो हमारे एओर्टिक और माइट्रल वॉल्व होते हैं उनके फंक्शंस अल्टर कर जाते हैं, यानी उनके जो फंक्शंस होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है हार्ट का वो भी इफेक्ट होता है। और इस ब्लड फ्लो यानी लेस ब्लड फ्लो होने के कारण हमें चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से हमारी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन दिखती है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे एक साइड के तो जो चैम्बर्स है नॉर्मल है, लेकिन जो दूसरे साइड यानी लेफ्ट साइड के जो हमारे चैम्बर्स है उनके हार्ट उनके साइड की जो मसल्स है वो थिकनिंग हो गई, वो थिक हो गए, जिस थिकनिंग के कारण जो ब्लड सप्लाई है बॉल में वो कम होती है और जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है हार्ट का वो भी डिसरप्ट हो जाता है, जिससे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी पंप नहीं कर पाता है। एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब होता है कि हमारे जो वॉल्व होते हैं उनमें किसी तरह की थिकनिंग हो जाती है। अगर उनमें थिकनिंग हो गई है या वॉल्व हमारे नैरो हो गए हैं, बेसिकली अगर हमारे एओर्टिक वॉल्व अगर हमारे नैरो हो गए हैं तो जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिसरप्ट हो जाता है, जिसके कारण हर बीट के साथ हमारी जो ब्लड बाहर जा रही है हार्ट से, जो बाहर जाते हैं वो अमाउंट कम हो जाता है और इसीलिए पूरे बॉडी की जो सप्लाई है, जो मेटाबॉलिक नीड है, वो फुलफिल नहीं हो पाती। इस फुलफिल नहीं होने के कारण बॉडी में कई पार्ट्स में डिसकलरेशन देखने को मिल सकता है। और क्योंकि हार्ट पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इनफ ब्लड पंप आउट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा हार्ड काम करना पड़ता है। अल्टीमेटली जो हार्ट है वो हार्ट की मसल्स है वो फटीग करने लगती हैं और जो उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो और नॉर्मल नहीं रह जाती, वो एबनॉर्मल हो जाती है। पेरिकार्डाइटिस। जो पेरिकार्डियम होता है वो एक थिन टिश्यू का एक सैक होता है जो हमारे हार्ट को सराउंड करता है और इसमें हमारे विसरल पेरिकार्डियम, एक मिडिल फ्लूइड लेयर और एक
पेराइटल पेरिकार्डियम होता है। जो विसरल पेरिकार्डियम है वो हमारा इनर लेयर होता है और आउटर लेयर हमारा पेराइटल पेरिकार्डियम होता है। विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड लेयर होता है जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डाइटिस में अगर इन दो लेयर्स में से इनमें से किसी भी लेयर में अगर स्वेलिंग हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब हम ऐसी कंडीशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस के कारण हमारे जो सैक है, जो पेरिकार्डियम जो सैक है वो भी, उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है जिससे हार्ट की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं नॉर्मल हार्ट और पेरिकार्डाइटिस वाले हार्ट। नॉर्मल हार्ट में हम देख सकते हैं किसी तरह का कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं, लेकिन पेरिकार्डाइटिस में क्योंकि हमारे जो पेरिकार्डियम है, जो सैक है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दोनों लेयर्स के बीच में अगर कभी कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ है, पेरिकार्डाइटिस में रिजल्ट करता है। उसके कारण हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। एओर्टिक डिसेक्शन, बेसिकली एओर्टिक डिसेक्शन एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें टीयर हो जाता है हमारे बॉडी के इनर लेयर यानी मेनली एओर्टा में। अगर हमारी आर्टरी, हार्ट की आर्टरीज में हमारे इनर लेयर में किसी भी तरह का कोई भी टीयर हो गया है तो वो टीयर एक सीरियस कंडीशन का रूप ले लेता है। जैसे ही ब्लड टीयर से बाहर निकलता है, ये बाहर की तरफ रश करता है जिससे जो इनर और मिडिल लेयर होते हैं उनमें स्प्लिट हो जाता है यानी डिसेक्ट हो जाता है। अगर एओर्टिक वॉल या हमारी जो एओर्टिक वॉल है उस एओर्टिक वॉल से वो ब्लड बाहर चला जाता है तो एओर्टिक डिसेक्शन कई बार डेडली भी हो सकता है, फेटल कंडीशंस कर क्रिएट कर सकता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। एंजाइना या चेस्ट पेन के लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिजीज भी कॉमन कॉज होते हैं। जैसा कि हमने कई बार इस वीडियो में बात किया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज बेसिकली प्लाक डिपोजिशन के कारण होता है जिसके कारण जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसे हम एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके कारण हमारे जो ब्लड फ्लो है हार्ट में वो कम हो जाता है। इस लैक ऑफ ब्लड फ्लो के कारण मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है। इसी को हम, अगर कोई इंसान इस रिस्क में है या इसके कारण अटैक आता है किसी को, तो इसे हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कह सकते हैं क्योंकि वहां एक इंफार्क्ट बन जाता है। प्लैक डिपोजिशन और कुछ नहीं, बेसिकली फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होते हैं और जैसे जैसे प्लैक डिपोजिशन बढ़ता जाता है आर्टरीज उतनी ही नैरो होती जाती है। कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिजीज ज्यादातर वोमेन में देखने को मिलती है। इस कंडीशन से जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल है, जो लाइनिंग है, वो डैमेज होने लगती है और अगर
कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस डैमेज हो रही है या उन ब्रांचेस के वॉल्स डैमेज हो रहे हैं, उसके कारण हमारे हार्ट में जो पहुंचने वाला जो ब्लड है उसका अमाउंट कम हो जाता है, यानी इससे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है हमारे हार्ट में, जिसके कारण कोरोनरी स्पाज्म हो सकता है। अगर हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो हार्ट पंप नहीं कर पाता और बॉडी में ट्रेवल होने वाला जो ब्लड है हार्ट के थ्रू वो भी कम हो जाता है, जिससे बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो पाती। कुछ इस तरह से या कुछ इस पिक्चर में दिखाए जाने जैसे हमारा कोरोनरी जो माइक्रोवेस्कुलर डिजीज है वो होता है। जैसे हम पहले पार्ट में ए में हम देख सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज के कई माइक्रोवेस्कुलेचर होते हैं या कई नेटवर्क होते हैं। इन्हीं नेटवर्क में अगर आर्टरी, इनकी जो ब्रांचेस है, जो आर्टरी ब्रांचेस है, इन ब्रांचेस में अगर किसी तरह का डैमेज हुआ है या कोई भी प्लाक डिपोजिशन हुआ है, वो माइक्रो लेवल में भी हो सकता है, मैक्रो लेवल में भी हो सकता है। तो डैमेज या टीयर या किसी भी केस कंडीशन के कारण अगर जो ब्लड फ्लो है वो एबनॉर्मल है तो कोरोनरी स्पाज्म हो सकता है। कोरोनरी स्पाज्म होने के कारण हमारे हार्ट तक पहुंचने वाला ब्लड वो सफिशिएंट नहीं होता और इस इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई से हमारा जो हार्ट जितना पंप करता है उतनी एफिशिएंटली वो पंप नहीं कर पाता, तो बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। अब समझते हैं कोरोनरी स्पाज्म के बारे में। कोरोनरी स्पाज्म के दौरान जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो रिपीटेडली कई बार पहले टाइट होती है फिर ओपन अप होने लगती है, यानी पहले कंस्ट्रिक्शन होता है फिर डायलिटेशन होता है। इस स्पाज्म के कारण एक टेम्पररी पीरियड के लिए जो ब्लड फ्लो होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारे हार्ट में, यानी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। कोरोनरी स्पैज्म के कारण हमारे जो हार्ट मसल्स है क्योंकि उनमें टेम्पररी डिसरप्ट हो जाती है ब्लड सप्लाई, तो उनमें स्पैज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्पैज्म बढ़ने के साथ ही वहाँ हार्ट की जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग की जब मैं बात करता हूँ तो मेरा मतलब है कि हार्ट का जो पंपिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इस कम पंपिंग इफेक्ट के कारण हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड है वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती और बॉडी के कई पार्ट्स में एनफ ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एक या एक से ज्यादा आर्टरीज नैरो हो सकती है और स्पाज्म भी हो सकती है। मेनली जो पेशेंट्स में कोरोनरी स्पाज्म होता है वो एटलीस्ट किसी न किसी माइल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ही होता है। कोरोनरी स्पाज्म के कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है, कि थोड़ा कम होता है लेकिन होना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पेशेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे ड्रग्स ले रहा है तो ये केस कम होते या रेयर हो जाते। 40% पेशेंट में कोरोनरी स्पाज्म में पासिंग आउट एंजाइना होता है, यानी उनको किसी न किसी वक्त एंजाइना या चेस्ट पेन फील हो सकता है। जो हार्ट की रिदम है वो रिदम भी एबनॉर्मल हो जाती है।
स्पाज्म के वक्त। अगर यही कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म एक लंबे समय तक के लिए परसिस्ट रहता है, तब ये हार्ट अटैक भी कर सकता है या करवा सकता है। कॉज के बाद अब हम बात करते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जैसा हमने कहा कि चेस्ट पेन, तो इसका मतलब ही है कि पेन एक बहुत ही बेसिक सिम्टम है हमारे एंजाइना का। इसमें पेशेंट को कई बार बर्निंग सेंसेशन फील होता है। उसको चेस्ट एरिया में उसको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। ये बर्निंग सेंसेशन एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स के केसेस में भी होता है। इसलिए एंजाइना के साइन एंड सिम्टम्स कई बार एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से मैच होते हैं, जो कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। डिस्कम्फर्ट, जो कि दोनों केसेस में हो सकता है, किसी भी हार्ट डिजीज के कारण भी हो सकता है या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण भी हो सकता है। डिजीनेस, पेशेंट को डिजीनेस लगता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, लेकिन वो चक्कर नहीं होता, वो एक्चुअल में एंजाइना का इफेक्ट होता है। फटीग, पेशेंट को बहुत थकान लगती है। इस थकान के कारण पेशेंट कोई भी काम नहीं कर पाता है। थोड़ा भी काम कर लेगा तो उसे ऐसा लगेगा, चेस्ट में उसको बहुत भारीपन महसूस होगा, जिसे हम फीलिंग ऑफ फुलनेस कहते हैं। इस भारीपन के कारण उसे किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। ये सारी सिम्टम्स गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में भी होते हैं। इसलिए कई बार लोग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स समझ करके एंजाइना पेन या एंजाइना पेक्टोरिस जैसे पेन को इग्नोर कर देते हैं, और वो इग्नोरेंस उनके लिए फेटल हो जाता है। स्टमक, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्क्वीजिंग, स्वेटिंग। अगर किसी का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन सही नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड है, ब्लोटिंग फील हो रही, तो भी चेस्ट पेन हो सकता है। जिनको चेस्ट पेन होता है या जिनको एंजाइना पेक्टोरिस होता है, उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखी जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसलिए क्योंकि वहाँ लंग्स और हार्ट दोनों का फंक्शनिंग बढ़ जाती है, और फंक्शनिंग बढ़ने के कारण ब्रीथ की डेफिशिएंसी होने लगती है। इसलिए पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो रही है। स्क्वीजिंग, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके चेस्ट एरिया में कोई स्क्वीज कर रहा है, कोई दबा रहा है। पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। जैसा कि मैंने बताया कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या एसिडिटी में भी ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर किसी को भी चेस्ट पेन की थोड़ी भी शिकायत है, उसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि अगर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है तो उसमें प्रॉपर मेडिकेशन के साथ उसे ट्रीट किया जा सके। लेकिन अगर कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो कोई भी हार्ट डिजीज है, तो उसके लिए मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड किया जा सके। इन सब सिम्टम्स के अलावा चेस्ट एरिया में जो हमारा ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है, उनमें भी पेन होता है। लेकिन अगर हार्ट डिजीज के कारण किसी को पेन हो रहा है, तो ये पेन रेडिएट हो सकता है हमारे शोल्डर्स, हमारे आर्म्स, हमारे नेक रीजन, हमारे थ्रोट, जॉ लाइन या बैक। अगर ऐसा रेडिएटिंग या स्प्रेडिंग पेन है, तो पेशेंट को बहुत जल्द से जल्द
हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए या अपने प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना चाहिए। स्टेबल एंजाइना जनरली रेस्ट के बाद सही हो जाता है या रेस्ट के बाद पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना, जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये अनस्टेबल है, तो पेशेंट को रेस्ट के बाद भी अच्छा फील नहीं होता है और कई बार तो ये और वर्स्ट हो जाता है। इसलिए ये एक इमरजेंसी केस होता है और तुरंत इसके लिए मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर हम डिफरेंस की बात करें एंजाइना में, वुमेन कैसा फील करती हैं और मेन कैसा फील करते हैं, तो मेन में जनरली ये पेन चेस्ट, नेक और शोल्डर्स तक लिमिटेड रहता है। लेकिन वुमेन में ये पेन या डिस्कम्फर्ट बेली रीजन, नेक रीजन, जॉ लाइन एरिया, थ्रोट या बैक हिस्से में भी फील हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग और डिजीनेस भी फील हो सकती है, दोनों को, मेन को भी और वुमेन को भी। कॉजेस और साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। जनरली सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने वाले लोग हायर रिस्क में होते हैं एंजाइना के। और अगर बहुत ओल्ड एज है, 60 या 60 प्लस की एज है, तो पुअर लाइफस्टाइल के कारण एंजाइना का रिस्क होने का एंजाइना होने का जो रिस्क है वो बढ़ती उम्र के साथ और बढ़ जाता है। अगर किसी की फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही है तो एंजाइना होने का जो रिस्क है वो भी डबल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, जनरली हाई ब्लड प्रेशर किसी भी एज में देखा जा सकता है। अब तो 20s की एज में भी पेशेंट्स, कई लोगों को हाई बीपी होता है। ये हाई बीपी बेसिकली या तो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंजम्पशन के कारण या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण पेशेंट को हो सकता है। अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो बढ़े हुए हैं, इसमें जो आर्टरीज होती हैं वहाँ डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ जो प्लाक डिपोजिशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगर सही समय पे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं किया गया और सचेत होकर के सही लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए गए तो ये डिपोजिशन बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एथेरोस्क्लेरोसिस का रूप ले लेता है। और जिससे हम जानते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस से हार्ट डिजीजेस हो सकती है और हार्ट डिजीजेस के कारण एंजाइना पेन होता है। किसी को अगर डायबिटीज है या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो उसको भी एंजाइना पेक्टोरिस होने का जो रिस्क होता है वो डबल हो जाता है। ओबेसिटी, जनरली जो लोग क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 ओबीज कैटेगरी में के रेंज में आते हैं, उन पेशेंट्स में एंजाइना पेन होने का चांसेस ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है, बॉडी का सर्विस एरिया कई बार बहुत ज्यादा होता है और हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो भी कम होने लगती है। बॉडी के सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण जो ब्लड सप्लाई है वो एनफ नहीं हो पाती है। सेकेंड चीज, ओबेसिटी के कारण कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होने के कारण फिर वही एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हार्ट डिजीज हो सकती है। स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है और उसकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है तो
हमारे बॉडी से जो हैप्पी हार्मोन है, जैसे जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं, वो रिलीज नहीं होते। सो स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाता। स्ट्रेस मैनेज ना होने के कारण इन लोगों में, या ऐसे कैटेगरी के लोगों में जिनमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहता है, उनमें हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जैसी चीजें देखने को मिलती। जो लोग टोबैको या स्मोकिंग करते हैं, जिसमें निकोटीन रहता है, निकोटीन के कारण हमारी जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाती है। नॉट गेटिंग एनफ एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण उसका वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, और उसी के साथ अगर वो स्मोकिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो एंजाइना या हार्ट डिजीजेस का जो रिस्क होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज में अगर हम कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं, तो इससे हमारे हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, जिससे उनमें जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सिबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर रहती है, और जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी इम्प्रूव रहता है। हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो प्रॉपर रहता है। जैसे हम अगर एक्सरसाइज के पार्ट की बात करें, अगर हम जैसे वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप का मेन रोल होता है हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करना, हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, और बॉडी को रेडी करना मेन वर्कआउट के लिए। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, तो उसका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो बहुत वीक हो जाता है, जिस और एक्सरसाइज ना करने के कारण ऐसे लोग ओबेसिटी, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब चीजों से सफर करने लगते हैं। इसलिए हार्ट डिजीज से बचने के लिए एक कम से कम 150 मिनट की कार्डियो एक्टिविटीज एक हफ्ते में तो करनी ही चाहिए, और अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंटरी ना रख करके एक्टिव लाइफस्टाइल में जीना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं एंजाइना के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जनरली एंजाइना के कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करते हैं कि हार्ट डिजीज की सिवियरिटी कितनी और पेशेंट की एज कितनी। लेकिन कुछ ऐसे जनरल पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि हो सकते हैं, जैसे कि रेनल फेलियर, किडनी डैमेज या फेलियर। अगर हार्ट फेलियर के कारण या किसी भी हार्ट डिजीज के कारण जो हमारा ब्लड फ्लो है वो किडनी तक नहीं पहुंच रहा, या अमाउंट कम है, रिड्यूस्ड है, तो इवेंचुअली धीरे धीरे किडनी फेलियर भी हो सकता है। अगर किडनी डैमेज हुई है हार्ट फेलियर के कारण या किसी भी कारण, तो फिर उसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है वो डायलिसिस ही होता है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है। लेकिन ये सब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं, और इनसे हमें बचना चाहिए, और बचने के लिए हमें एक्टिव लाइफस्टाइल और अपने आसपास अच्छे खान पान, अच्छे वातावरण मेंटेन रखना चाहिए। हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम, एंजाइना के कारण या किसी भी हार्ट डिजीज के कारण हमारे हार्ट की जो वाल्व है वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं, यानी उनकी जो फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो सकती है। एबनॉर्मल फंक्शनिंग के कारण हमारे हार्ट वॉल्व जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं ब्लड का, वो यूनी डायरेक्शनल ना होकर के मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, यानी ब्लड का बैक फ्लो भी हो सकता है, जिसे हम वेल्वुलर रिजर्जिटेशन कहते हैं।
अगर इससे अगर किसी भी कारण हार्ट का एनलार्जमेंट हुआ है या प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसके कारण हार्ट फेलियर हो रहा है, तो हमारे वाल्व की डिजीजेस के कारण भी ये सब हो सकते हैं। हार्ट रिदम प्रॉब्लम। हार्ट रिदम प्रॉब्लम जनरली हमारे हार्ट फेलियर को रिस्क को बढ़ाते हैं। और हार्ट फेलियर के रिस्क तभी होता है या हार्ट रिदम प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारे कोई भी आर्टरीज नैरो होने लगती है। और नैरोइंग जब भी कोई आर्टरी होती है तो चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स जरूर देखने को मिलते हैं। लीवर डैमेज। एंजाइना के साथ अगर एंजाइना या हार्ट डिजीज के कारण अगर हार्ट फेल हुआ है तो कई बार जो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है वो हमारे लीवर पर अननेसेसरी प्रेशर डालता है। जिस प्रेशर के कारण जो फ्लूइड बिल्डअप हुआ है उस फ्लूइड बिल्डअप के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर के कारण हमारे लीवर में वो स्कार फॉर्मेशन कर सकता है। स्कार फॉर्मेशन के साथ ही लीवर की जो फंक्शनिंग है उसको भी और डिफिकल्ट बना सकता है। अगर लीवर की फंक्शनिंग या हमारा लीवर प्रोफाइल खराब है या सही नहीं है तो बॉडी की जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो सही नहीं होती। जो बिलीरुबिन हमारा सिक्रीशन होता है वो भी नहीं होता। इसलिए अगर हम ऐसे पेशेंट्स के लीवर प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो जनरली हमें एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया एंजाइना पेक्टोरिस पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।